तब हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स उन दोनों क्वेश्चंस के। पहला वर्ड है हमारा एविडेंट। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। एग्जाम्पल, India's abundant solar energy potential। दूसरा वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। मतलब होता है कमिंग टुगेदर of two or more things, especially rivers or ideas। Example, the confluence of Ganga and Yamuna is considered sacred। तीसरा वर्ड क्या है? Serves as a basis for। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर समथिंग।
ठीक है। एग्जाम्पल हुआ इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन serves as a basis for governance in India. Fourth was the replenishment. इसका मतलब होता है refilling and restoring something. Example, rainfall helps in replenishment of groundwater. Fifth है pausing. Pausing का मतलब होता है creating और presenting या फिर presenting. क्या present? A threat मतलब ये challenge or problem. Example, climate change is posing a serious threat to biodiversity. Sixth है it is expected to be. इसका मतलब होता है likely or predictable to be. India's population is expected to be highest in the world. Seventh, the leading cause. इसका मतलब होता है the main or important reason. Example इसका air pollution is the leading cause of respiratory disease.
आठवां है विजिलेंट अप्रोच। इसका मतलब केयरफुल अलर्ट एंड वॉचफुल मेथड। Example, a vigilant approach is required to tackle cybercrime. Need of the hour. Most urgent requirement at present. Judicial reforms are the need of the hour. High time. Something should have been done earlier but must be done now. Example, it is high time we took strict action against corruption. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? Describing the distribution of rubber producing country indicate the major environmental issue faced by them. सबसे पहले रबर। रबर क्या है? फास्ट ग्रोइंग अपराइट ट्रॉपिकल ट्री क्रॉप। ठीक है। फॉर लेटेक्स, ज़्यादातर किसके लिए यूज होती है? वो लेटेक्स के लिए। एक मिल्की प्लांट लिक्विड है ये। serve as basis for various rubber products. रबर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एज क्रैश क्रॉप, कैश क्रॉप की तरह यूज करते हैं इसको। एशिया जो है वो लार्जेस्ट है। उसके बाद आता है अफ्रीका। एशिया में थाईलैंड जो है लार्जेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन,
ये ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो होगी वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगी, मॉइस्ट और ह्यूमिड। थाई, इंडो और वियतनाम एरियाज यहाँ पे टॉप 3 है ये। डिस्पाइट ये नेटिव है किसके, अमेज़न बेसिन के। 90% जो सप्लाई है वो कहाँ से आती है, एशिया से आती है। मोस्ट सिंथेटिक रबर, जो ज़्यादातर सिंथेटिक रबर जो होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और रशिया से आते हैं, और कंट्री विद वेस्टर्न यूरोप से, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, केमिकल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स को यूज़ करने जिसका सीरियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, rubber production leads to reduction in कार्बन टोटल कार्बन बायोमास में रिडक्शन होता है। कंज्यूमर वाटर एंड एनर्जी, वेस्ट डिप्लीशन ग्राउंड वाटर, वेस्ट वाटर वो होता है इससे। अब आते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे केरला में रबर प्लांटेशन हैज रिप्लेस द नेचुरल वेजिटेशन। सॉइल फर्टिलिटी, इससे रिप्लेनिशमेंट नहीं होता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, waste product from rubber factories deplete quality of water and cause water pollution, posing a threat to aquatic life, wildlife. Deforestation, natural rubber leads to deforestation. It expected to be leading cause of deforestation in mainland Southeast Asia. Conclusion में, a strong, vigilant approach is need of the hour. Production of rubber pollutes air, water. Order plays a vital role in chemical climate change too. It's high time the international organizations to start discussing topics which today seems irrelevant but has greater impact in future. Chemicals, biodiversity loss, consumer water energy, natural vegetation, soil fertility, water and waste and effluents, deforestation.
अब इसका आंसर लिखेंगे।
अब इससे पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या थे। सबसे पहले केमिकल्स। केमिकल्स में क्या था, जितने लार्ज अमाउंट में यूज होते थे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते थे। ठीक है, फिर आता है बायोडाइवर्सिटी। रबर प्रोडक्शन से लीड टू रिड्यूस इन टोटल कार्बन बायोमास। कंज्यूमर वाटर एंड एनर्जी, वही डिप्लीट कर देता था ग्राउंड वाटर को। ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन। स्टेट्स जैसे केरला में रबर प्लांटेशन ने रिप्लेस कर दिया है नेचुरल वेजिटेशन को। सॉइल फर्टिलिटी, rubber plantation doesn't help in replenishment of soil nutrients, जिसकी वजह से लॉस्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। वेस्ट एफ्लुएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं फैक्ट्री से, जो कि डिप्लीट कर देते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर एंड कॉज वाटर पोल्यूशन, जिसके बाद पोजिंग अ थ्रेट टू एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ। ठीक है, डिफोरेस्टेशन। नेचुरल रबर डिफोरेस्टेशन करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीडिंग कॉज ऑफ, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी, इसको माना जाता है द लीडिंग कॉज, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन साउथ ईस्ट एशिया इन नियर फ्यूचर। हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड isthmus इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब स्ट्रेट और isthmus का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या सिग्निफिकेंस है वो देखना है। स्ट्रेट is a narrow passage way of water, usually between continents or islands, or between two larger bodies of water. ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, वाटर का पैसेज होता है ये। ठीक है, या तो दो कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे, इसके बीच में अगर ये नैरो वाटर पैसेज होता है ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, या फिर कोई आइलैंड है उसके बीच में जाने लग रहा है तो ये स्ट्रेट हो गया। और बिटवीन टू लार्जर बॉडीज, दो लार्जर वाटर बॉडीज हैं। जैसे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, स्टेट ऑफ हॉर्मुजू। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स करता है अटलांटिक ओशन ऑन इट वेस्ट विद मेडिटेरियन सी ऑन इट्स ईस्ट, while the स्टेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट करता है ब्लैक सी
ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा। Isthmus क्या होता है? Isthmus is a narrow strip of land that connect two larger landmass and separate with two water body, जैसे Isthmus of Panama, Isthmus of Suez। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेड में? Natural ports and trade routes, they are the natural sites of ports, trade route, canal linking terrestrial and aquatic trade route. They are fast communicating routes located at strategic position of the world. जैसे Panama Canal allow cargo ship to travel from eastern North America to western North America having without having to without having to go around South America. Connectivity, start of Malacca, the busiest strait, link Indian Ocean with South China and further. अब हम प्री के कुछ 20 क्वेश्चंस देखेंगे ज्योग्राफी के ही। सबसे पहले on 21st June every year which of the following latitude experiences sunlight more than 12 hours? 12 आवर्स से ज़्यादा कौन से लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल। 21st जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइट रहती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? In 21st June every year the Tropic of Cancer and Arctic Circle experience sunlight of more than 12 hours. On this day, Tropic of Cancer is tilted toward the sun, and that is the sun is always above the horizon and does not set below the horizon at the Arctic Circle. ठीक है, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, giant stars live much longer than the dwarf star. Compared to dwarf star, the giant star have greater rate of nuclear reaction. Which of the following statement is correct in respect of above statements? जिसमें स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू करेक्ट है, एज जाइंट स्टार जो है हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब जाइंट स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार। दिस इज बिकॉज जाइंट स्टार आर मोर मैसिव एंड हैव हाई कोर टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इन फास्टर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि
जो बड़े स्टार्स होंगे उनके पास ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, उनके न्यूक्लियर रिएक्शन भी बड़े होंगे, जिसकी वजह से उनका जो कोर भी होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि जाइंट स्टार डिस्पाइट देयर लार्जर साइज एंड हायर लुमिनोसिटी, मतलब उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार एक्चुअली हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन देन ड्वार्फ स्टार। दिस इज बिकॉज जाइंट स्टार बर्न through their nuclear fuel as much faster rate due to their higher mass and temperature leading to shorter lifespan। पर उनके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन इतने ज़्यादा होते रहते हैं, उनका बड़ा साइज होता है जिसकी वजह से वो उनके ड्वार्फ स्टार से कम उनका लाइफ स्पैन होता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट टू सही है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स object in space: Cepheids, Cepheids, nebulae, and pulsar star. Cepheids, giant cloud of dust and gas in space. Nebulae star which brighten and dim periodically. Pulsar neutron star that formed when massive star run out of fuel and collapse. इसमें सिर्फ एक ही पेयर थर्ड वाला है वो करेक्टली मैच है। क्योंकि जो पल्सर स्टार होते हैं वो न्यूरॉन स्टार होते हैं that form when massive star run out of fuel and collapse। ठीक है, लेकिन पल्सर्स आर हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं that emit beams of electromagnetic वो रेडिएशन। पेयर वन और टू इनकरेक्टली मैच है क्योंकि सेफ्रिड्स जो होते हैं वो आर अ टाइप ऑफ विजिबल स्टार दैट ब्राइटन एंड डिम periodically। मतलब ये वो होते हैं, ये वेरिएबल स्टार होते हैं जो कि ब्राइटन एंड डिम periodically। ठीक है, लेकिन नेबुला जो होते हैं ये इसका आंसर है और ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। नेबुले आर द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस नॉट द स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं होते, ठीक है। ऑन 21st June the sun does not set below the horizon, does not set below the horizon Arctic Circle, does not set below horizon Antarctic Circle। ये गलत है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट रहती है, इसलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। इसकी वो आर्टिक सर्कल में ये जो होता है वो होराइजन के नीचे नहीं बैठता। शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर, शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें से जो ऑप्शन है वो सिर्फ फर्स्ट सही है क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड वो इक्वेटर पे नहीं होता बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी नहीं होता। 21 जून पे सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल ड्यू टू समर सॉलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस दिन सन जो होता है वो रीचेस हाईएस्ट पोजीशन इन स्काई, हाईएस्ट पोजीशन पे होता है स्काई में, और लॉन्गेस्ट पीरियड होता है डे लाइट में। द रेज जो होती है वो सन की ओर डायरेक्टली ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। दिस रिजल्ट द एरिया रिसीव्स मोर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, देयरफॉर इन समर सीजन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये भी हो गया। अब द टर्म Goldilocks zone is often seen is news in the context of the limits of habitable zone above the surface of Earth।
region inside the Earth where shale gas is available. Search for Earth-like planets in outer space. Search for meteoroids containing precious metals. तो इसका आंसर क्या है? द थर्ड है इसका आंसर. द टर्म Goldilocks zones is often seen in news in the context of search for Earth-like planets in outer space. Terrestrial terrestrial planets are also more likely to lie in Goldilocks zones. मतलब ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, मतलब जिस पे लैंड होती है, ठीक है. Goldilocks zones in area of space in which planet is just the right distance from its home star, so that its surface is neither too hot nor too cold, just like Earth. The planet lies between Venus and Mars. मतलब गोल्डीलोक रीजन इज एन एरिया ऑफ स्पेस, एक ऐसा एरिया स्पेस में जहाँ पे प्लैनेट जो है इज जस्ट राइट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स होम स्टार. मतलब जो अपने होम स्टार है, मतलब जो उसका खुद का स्टार है, उससे वो थोड़ी सी डिस्टेंस हो, मतलब सही डिस्टेंस पे हो. उसका जो सरफेस है वो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, जैसे कि अर्थ है, ठीक है. अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड टाइम, डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन to season are due to earth rotation on its axis, earth revolution around sun in elliptical manner, latitudinal position of the place, revolution of earth on tilted axis. तो मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि लेंथ ऑफ डे, डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, वेरिएशन जो होती है वो लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट सीजन टू सीजन आर ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन tilted axis. Different location on earth had different duration of day and time depending on their latitudinal position. If earth has not tilted, every place on earth would have equal days. अगर tilted नहीं होगी तो हर एक उसके पास equal day होगा और nights होगी throughout the years. However, the length of day and nights are same at the same latitude does not remain constant through year. मतलब एक ही अगर latitude पे लेंथ जो नाइट है वो सेम नहीं रहेगी पूरे साल के लिए. ठीक है. ठीक है. इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम स्पेस ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर सेकेंड कैन सीवियरली हार्म लिविंग बींग्स if they reach the surface of earth. What prevents them from reaching the surface of earth? The earth magnetic field divert them towards its pole. Ozone layer around the earth deflect them back to outer space. Moisture in upper layers of atmosphere prevent them from reaching the earth's surface. None of the statements given above is correct. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो कि स्पेस में आ रहे हैं वो हार्म कर देते हैं, लेकिन जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उनको डायरेक्ट डाइवर्ट कर देती है पोल की तरफ, ठीक है. Electrically charged particles generally referred to as ions. Since थर्मोस थर्मोस्फेयर के पास भी आयरन्स होते हैं, इसलिए इसको आयरनोस्फेयर भी कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंटिंग ऑलमोस्ट एट नॉर्थ साउथ. इट शील्ड अस फ्रॉम डेंजरस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सन. Those charged particles that do not penetrate into atmosphere generate powerful electrical currents and move and vary in intensity. These electrical currents can travel in ionosphere for some times. इसका आंसर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड उसको डाइवर्ट कर देती है पोल्स की तरफ. Which of the following is or are cited by scientists as evidence or evidences for continuous
एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। cited मतलब mentioned as example for continuous expansion of universe, direction of microwaves in space, observation of redshift phenomena in space, movement of asteroids in space, occurrence of supernova explosion in space। तो इसका आंसर क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज ट्रेस्ड टू द प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। एंड सेकंड इज इसका देखेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे। Which of the following set of element was primarily responsible for origin of life on the earth? Hydrogen, carbon, sodium, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus, और carbon, hydrogen, potassium। इसका आंसर है बी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर दी सेट ऑफ एलिमेंट जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ। लाइफ ऑन द अर्थ स्टार्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक nucleotides। Building blocks of nucleotides are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus। Carbon is the most important of these because of its capacity to form wide variety of compounds। आता है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसका आंसर क्या हुआ था? बी। ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ocean water, revolution of earth। which of the following which of the above factor influence ocean current? ocean currents को क्या क्या इफ्लेक्ट करते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ, इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स आता है, ये करता है। एयर प्रेशर और विंड, ये भी करता है। डेंसिटी भी करती है। रेवोल्यूशन बी, 1 2 एंड 3। रेवोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 एंड 3। फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन आर दी air pressure, wind, density of ocean। Ocean currents mean movement of large amount of water in definite direction with high velocity। The rotation of earth, Coriolis force आता है जो कि इफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। एयर प्रेशर और विंड जो होते हैं मेन कॉन्सिक्वेंस होते हैं। डेंसिटी ऑफ ओशन इन्फ्लुएंस करता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ ओशन करंट्स। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ डज नॉट substantially influence ocean currents। ठीक है, तो ये हो गया।